हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 05। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 जो कि है तंतु से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। तो आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि तंतु क्या होता है, तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं और धागे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। तो हम इसमें जानेंगे कि तंतु क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है तंतु। जैसे कि तंतु जो होते हैं वो पतले पतले रेशे होते हैं जिससे धागे बनाए जाते हैं और फिर धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। और तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु जिसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं और संश्लिष्ट तंतु जिसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। प्राकृतिक तंतु हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त तंतु और जंतुओं से प्राप्त तंतु। पादपों से प्राप्त तंतुओं का मतलब जो कि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से प्राप्त तंतु जो कि हमें जानवरों के द्वारा प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु जैसे हो गए कॉटन और जूट जिसे हम पटसन कहते हैं, और जंतुओं से प्राप्त तंतु हो गए जैसे कि रेशम जो होता है, रेशम और ऊन। रेशम जो होता है हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। ऊन हमें कई सारे जानवरों से प्राप्त होता है जैसे कि भेड़ हो गया, रैबिट, ऊँट, याक और बकरी। जैसे कि हमें भेड़ की स्किन से भी ऊँट प्राप्त होता है, भेड़ के बालों से हमें ऊँट प्राप्त होता है। जैसे कि हम रैबिट की बात करें या मतलब खरगोश की बात करें, जो खरगोश का वूल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और याक का जो ऊन होता है वह बहुत ही रफ होता है, यानी कि बहुत ही हार्ड होता है। और बकरी अगर हम बकरी की बात करें तो जो कश्मीर में पाई जाने वाली बकरी होती है जिसे हम पश्मीना बकरी कहते हैं, जो बकरी की प्रजाति है, वह जो ऊन उसका जो ऊन होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है और वह गर्म होता है। पश्मीना बकरी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती होती है। और जो संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं वे कृत्रिम रूप से रसायनों में प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। पॉलिस्टर और नायलॉन एक्रिलिक तंतुओं के उदाहरण हैं। जब पहले हम केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद हम धीरे धीरे रसायनों के प्रयोग से हम प्रयोगशालाओं में संश्लिष्ट तंतुओं का निर्माण करने लगे, जिससे हमें संश्लिष्ट तंतु बनाने लगे और संश्लिष्ट तंतुओं से बने फाइबर का भी हम यूज करने लगे। जैसे कि संश्लिष्ट तंतु हो गए पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण होते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है कुछ पादप तंतु जो कि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि रुई जिसे हम कॉटन कहते हैं, यानी कि कपास। तो कपास पौधों से प्राप्त होता है। ये प्रायः काली मिट्टी तथा गर्म जलवायु में उगाया जाता है और इसे खरीफ की फसल भी हम कहते हैं। कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। और जब कपास के जो गोलक होते हैं जब पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और तथा अब कपास जो होती है तंतु से ढके बिनौले कपास बीज को हम देख सकते हैं। तो साधारणतः जो होती है कपास को पहले हाथों द्वारा प्राप्त किया जाता था। फिर इसके बाद जब हुआ तो इसके बाद जब हाथों द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसके बाद हम कपास से बीजों को कक्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कक्तन द्वारा हम उसे हटा लेते हैं बीजों से। तो इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना यानी कि गिनिंग कहते हैं। प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से पहले जो होती थी कपास वह हाथों से ही ओट ली जाती थी, पर आजकल जो कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। कपास जो होती है 60% कपास का उत्पादन जो होता है वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में होता है। तो जैसे कि कपास के लिए सबसे काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और कपास के लिए गर्म जलवायु होनी चाहिए, और कपास को हम खरीफ की फसल भी कहते हैं। और जो काली मिट्टी होती है वह हमें लावा से मिलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूट जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो जूट जो हो गया, जूट पौधों के तनों से जो तनों में छाल होती है उससे हमें जूट प्राप्त होता है, जो कि ब्राउन कलर की होती है। भारत में जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में प्राप्त होता है। इसकी सबसे जो बेस्ट ग्रोथ होती है वह सैंड, क्ले और सिल्ट के मिक्सचर में होती है। जूट किसी भी सॉइल टाइप में ग्रो कर सकता है, लेकिन जो इसकी बेस्ट ग्रोथ होती है वह सैंड, क्ले और सिल्ट के मिक्सचर में ही होती है। जो क्ले जो होती है वो बहुत ही महीन होती है, और सैंड जो होती है जैसे हम बालू कहते हैं इसे दानेदार कम महीन होती है। ठीक। और इसके लिए दूसरी कंडीशन ये है कि जूट के लिए बारिश भी बहुत अधिक होनी चाहिए वहाँ पे, और लगभग 80% जूट जो होता है वो बांग्लादेश से आता है, क्योंकि बांग्लादेश से मानसून से आने वाली वर्षा जो होती है वो बांग्लादेश में अधिक बारिश करती है। और इसके जो मुख्य उत्पादक देश हैं वे इंडिया, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड है। फसल काटने के बाद तनों के जल में डुबोकर हम रख लेते हैं। फिर ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और हाथों द्वारा तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। फिर उससे हम धागे बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जरूरी है, वैसे ही जूट के लिए हमें भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। और
भारी वर्षा के मतलब वर्षा होनी चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है। और सॉइल जो जूट होता है वह किसी भी सॉइल टाइप में ग्रो कर सकता है, लेकिन जो इसकी बेस्ट ग्रोथ होती है वह इन तीनों सॉइल के मिक्सचर में होती है, सैंड, क्ले और सिल्ट। और दूसरी कंडीशन वहाँ पर बहुत सारी वर्षा होनी चाहिए। लगभग 80% जूट जो है बांग्लादेश से आता है हमारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूती धागे की कताई, यानी कि सूती जो कपास होता है, कपास से धागा बनाना। तो रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। जैसे इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को हम खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास भी आते हैं और धागा बन जाता है। तकली जो होती है वह हस्तकवा, जिसे हम हस्तकवा भी कहते हैं, इसका उपयोग कताई के लिए किया जाता है। ये कताई के लिए एक सरल युक्ति होती है। चरखा हाथ से चलने वाली कताई के उपयोग में होने वाली युक्ति होती है। तो चरखे का उपयोग महात्मा गांधी ने भी किया था। जैसे कि इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि चरखे के उपयोग करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से बने वस्त्रों को पहनने के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटेन से जो लाए हुए सामान है, कपड़े हैं, उसको बहिष्कार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था। जिसे बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य होता है। कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है इस समय, लेकिन कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। पहले जो होते हैं तंतुओं से तागे बनाए जाते हैं और तागे मशीनों द्वारा, और फिर मशीनों के तागे बनने के बाद फिर कताई के बाद तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तागे से वस्त्र, यानी कि तंतुओं से जब तागे बन गए फिर उसके बाद वस्त्र कैसे बनते हैं। तो जो वस्त्र होते हैं तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ होती हैं। जैसे कि विधियाँ हो गई बुनाई और बंधाई होगी। तो बुनाई में तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। और वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जाती है। वस्त्रों की बुनाई जो होती है वह करघों पर भी की जाती है। और करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, यानी कि जो हैंड ऑपरेटेड जो कि हाथों द्वारा चलाया जाता है, और विद्युत प्रचलित जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि इसमें कागज़ की पट्टियों से बुनाई दिखाया गया है कि 2 पट्टी लेके वह कागज़ से बुन रही है। इसी तरह हम धागे के 2 सेट लेके बुनाई करते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है और करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। और एक विशेष प्रकार की बुनाई जिसे हम बंधाई कहते हैं, यानी कि जिसमें हम केवल सिंगल सेट का यूज करते हैं, यानी कि सिंगल धागे का यूज करते हैं। जैसे कि आपने मोजे को देखा होगा, और कई वस्त्र होते हैं जिनका एक धागा खींचने पर वह पूरा उधरता हुआ चला आता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। जैसे कि कोई मोजे हम लेते हैं, उसका एक धागा खींचते हैं तो पूरा वह खिंचता हुआ चला जाता है, जिसमें हम सिंगल सेट का यूज, सिंगल धागे का यूज करते हैं, जिसे हम बंधाई कहते हैं। तो बुनाई और बंधाई के द्वारा हम विविध वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण हम करते हैं। तो इस वस्त्र सामग्री का इतिहास, मतलब कि जो वस्त्र बने हमारे तंतुओं से हमने वस्त्र बना, उस सामग्री के पीछे का इतिहास क्या है। तो जैसे कि वस्त्रों के विषय में परमाणु समय से प्रतीत हो, यानी कि जो प्राचीन समय के हमें प्रमाण मिले हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बल्कि बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे, यानी कि जंतुओं की स्किन, जो कि जिसे हम चमड़ी कहते हैं, उससे ढकते थे। और जब धीरे धीरे लोगों ने कृषि करना प्रारंभ किया और वहाँ पर बसना प्रारंभ किया, तो उन्होंने जो पेड़ों की पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उनसे घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ, टोकरी बनाना सीखा। और लताओं और जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लंबी लड़ियाँ उन्होंने उनसे बनाई, और फिर जिससे कि उन्होंने उनसे बुनकर वस्त्र तैयार किए। और जो पूर्व में रहने वाले भारतवासी थे वे रुई से वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के तट पर हुआ करती थी, उगाई जाती थी। जैसे फ्लैक्स है, तो फ्लैक्स एक पादप होता था, जिससे कि हमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में रहने वाले लोग जो वस्त्र बनाते थे, वे रुई तथा फ्लैक्स की कसी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, मतलब जो पहले के लोग थे उन्हें सिलाई करना नहीं पता था। उस समय सुई का आविष्कार नहीं हुआ था। वह वस्त्रों को सिर्फ ऐसे ही अपने शरीर में लपेट के पहन लिया करते थे, और वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। तरह तरह से लपेट कर इधर उधर से पहन लिया करते थे। और सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ तो उन्होंने वस्त्रों को सिल कर पहनना प्रारंभ किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। तो पहले लोग साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि जो पहले सुई थी वह स्टील की सुई नहीं हुआ करती थी। जो पहले सुई होती थी, सबसे पहले जो सुई का निर्माण हुआ था वह हड्डियों की बनी थी, यानी कि वह एक नुकीली हड्डियों से बनाई गई थी, जिसमें छेद करके धागा डाल के उससे वह सिला करते थे। तो जो पहले हड्डी वह स्टील गई, वह धीरे धीरे सुई जो वो स्टील की बनी। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन अधिक विविधता देखने मिलती है,
जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में हमें अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि हम अलग अलग देश में जाते हैं तो वहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। इसी प्रकार जैसे वस्त्रों और पहने हुई वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि जो हम वस्त्र अलग अलग देशों में जाते हैं तो लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं। इसी प्रकार हम जब अलग अलग देश जाते हैं तो हमें वस्त्रों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो इस लेसन के प्रमुख शब्द हैं रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई और तागा। तो इस चैप्टर का सारांश है वस्त्र सामग्री अथवा वस्तु में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। यानी कि वस्त्र जो होते हैं वे तागों से बनते हैं और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जो तंतु होते हैं या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनाया जाता है, यानी कि तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है। वह दो प्रकार है बुनाई और बंधाई, जिसमें बुनाई में हम 2 सेटों का यूज करते हैं, यानी कि 2 धागों यूज करते हैं, और बंधाई में हम केवल सिंगल सेट का यूज करते हैं जिससे हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो हमने आज के इस चैप्टर में देखा कि फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि तंतु 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, प्लांट बेस और एनिमल बेस, यानी कि जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और एनिमल बेस जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम हो गया। और प्लांट यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हो गए, जैसे कि जूट और कपास हो गई। और जैसे कि बस बनाने के लिए कई प्रकार के हम फैब्रिक यूज करते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, और ऊन हो गया, और पॉलिस्टर हो गया। और वस्त्र धागों से बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ सिंथेटिक फैब्रिक जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ उदाहरण हैं जैसे। तो और कताई धागों बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, और धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई यानी बंधाई यानी वीविंग और निटिंग कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।